गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना आकोतिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हमने पिछले कुछ वीडियो में हैं मास स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम एलिफेटिक एसिड्स और एस्टर में किस तरह से फ्रेगमेंटेशंस होते हैं। आप देखिए, जो आपके एसिड हैं उसके जितने भी डेरिवेटिव हैं, एस्टर है, अमाइड है, उसमें किस तरह से फ्रेगमेंटेशन पैटर्न रहता है उसे डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ईथर में किस तरह का फ्रेगमेंटेशन होगा इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिफेटिक एसिड्स की। तो एलिफेटिक एसिड में जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है, यदि हम कंपैरिजन करें तो एरोमेटिक एसिड के कंपैरेटिवली लेस इंटेंस होती है। यानी कि एरोमेटिक एसिड में जो हमें पीक दिखाई देगी, मॉलिक्यूलर आयन पीक, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस दिखाई देगी कंपैरेटिवली एलिफेटिक एसिड्स की। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें 45 के अराउंड एक पीक नज़र आती है जो अल्फ़ा क्लीवेज की वजह से होता है। और यदि अल्फ़ा क्लीवेज में यदि कोई आपकी लॉन्ग चेन है, सपोज़ करो आपका 6 या आपको मैंने पहले भी बताया है कि यदि 3 मेंबर से ऊपर का यदि कोई होगा, यदि किसी में गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहाँ पे मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट होता है। तो वो उस मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट की वजह से हमें 60 के अराउंड भी एक पीक देखने को मिलती है। और यदि वो पीक, अभी हम आगे उसका फ्रेगमेंटेशन डिस्कस करेंगे कि हमें 60 के अराउंड क्यों मिलेगी और वो बेस पीक क्यों होगी और ये स्पेसिफिक 60 ही क्यों है, यानी कि उसमें जो लॉस हो रहा है या जो हमारा आयन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है। तो हम इसको आगे अभी फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। यदि हम शॉर्ट चेन की बात करें तो OH का लॉस हो सकता है, COH ग्रुप का लॉस हो सकता है, इसकी वजह से भी हमें कई पीक्स देखने को मिलती हैं। अब बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा यदि हम फ्रेगमेंटेशन देखें ब्यूटेनोइक एसिड में, तो अभी अपन ने किसकी बात करी थी, अभी हमने कहा था कि 45 के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। तो आप ये देखिए, COOH का यदि निकल रहा है तो उसकी वजह से हमें पीक मिल रही है, यानी कि यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, फ्री रेडिकल यहाँ पर गया है। एक पैटर्न तो बच्चों ये हो गया 45 के अराउंड। दूसरे पैटर्न में क्या हुआ कि यहाँ से लॉस हुआ, तो इसकी वजह से हमें 43 के अराउंड जो पीक मिल रही है वो कार्ब कैटायन की वजह से मिल रही है। और थर्ड हमारा 71 के अराउंड जो पीक मिल रही है वो किस वजह से मिल रही है कि वहाँ पर हमारा OH जो एसिड ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसमें से OH का लॉस होता है, तो हमें 71 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों, बात अपन ने मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट की करी थी, तो इसके लिए अपन लॉन्ग चेन लेते हैं। इसमें पेंटेनोइक एसिड का एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो आप सारे फ्रेगमेंटेशन देखिए इसके अंदर। पेंटेनोइक एसिड में यदि CH3CH2 का लॉस होता है तो 73 के अराउंड हमें एक पीक देखने को मिल रही है। और बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये रेजोनेंस स्टेबल होती है, रेजोनेंस की वजह से इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। आपको पहले भी बताया गया है कि रेजोनेंस से यदि हमें कोई भी कार्ब कैटायन बनने वाला यदि स्टेबल हो जाता है तो हमें बहुत अच्छे से इंटेंस पीक देखने को मिलती है और उस समय हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसी तरह से आप देखिए, मैंने कहा था स्पेसिफिक 45 के अराउंड आपको पीक देखने को मिल रही है, वो जो आपके COOH की वजह से आपको वो पीक देखने को मिल रही है। अब इसमें R ग्रुप का लॉस हुआ है। R कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है, 5 मेंबर चेन हो सकती है, 6 मेंबर हो सकती है, 2 मेंबर हो सकती है, तो कार्बन एटम कितने भी हो सकते हैं। तो उसमें से कोई अल्फ़ा क्लीवेज हो जाए, यानी कि पूरा COOH ग्रुप का हो, तो उसमें हमें उस समय 45 के अराउंड एक पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों, अपन ने बात कही थी मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट की। अब आपको यहीं समझने की बात है। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। यानी बच्चों की चेन कितनी भी लंबी हो, आप यहाँ ये देखिए कि आपकी जो यूनिट है COOH में, ये आपका हो गया अल्फ़ा कार्बन एटम और यहाँ से आपका ब्रेकअप हो रहा है। आप जहाँ से CH2 के पास से आपकी जो पूरी चेन टूट रही है, श्रृंखला, तो ये यूनिट तो कहीं पे भी मिलेगी। यानी कि जो 60 यदि आपको मिलता है तो कितनी भी लंबी चेन हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉमन पीक हमको मिलेगी। और ये हमारे कब मिलेगी, जब लॉन्ग चेन होगी
और मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट की वजह से 60 के अराउंड हमें जो पीक मिलती है वो हमारी बेस पीक होती है, यदि हम बहुत लंबी श्रृंखला वाले एसिड की बात करें। अब बच्चों सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास में पेंटेनोइक एसिड, पीछे हमने देखा है, देखिए 102 के अराउंड हमारे मॉलिक्यूलर आयन पीक है, 73 के अराउंड आपको एक पीक देखने को मिल रही है। और बच्चों मैंने कहा ना मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट यदि वहाँ पर पॉसिबल है तो हमारी जो बेस पीक होगी वो 60 के अराउंड होगी। यदि हम छोटी चेन की बात करें तो आप यहाँ पर देखिए आपको कहाँ पीक देखने को मिलेगी, 45 के अराउंड आपको पीक देखने को मिलेगी। अब सेकंड आता है बच्चों एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बारे में मैंने अभी भी आपको बताया है कि जितने भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, हम उसको इजी वे में हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जो फ्रेगमेंटेशन का जो बच्चों यहाँ पे पाथ होता है, जो हम देखेंगे इसको ऑब्जर्व करें तो C6H5COOH, उसमें क्या होगा, OH ग्रुप का लॉस होगा और हमें 105 के अराउंड, देखिए 105 के अराउंड आपको यहाँ पर पीक देखने को मिल रही है, 105 के अराउंड। इसी तरह से बच्चों देखिए आप फर्दर इसमें से CO ग्रुप का लॉस होता है और फर्दर हमें दूसरी पीक नज़र आती है 6H5 की। तो बच्चों यदि हम बात करें, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पैरा एनेसिनिक एसिड का। अब आप इसके अंदर देखिए, यहाँ पे बच्चों यहाँ स्ट्रक्चर देखिए आप सबसे पहले इसका, नीचे यहाँ पर आपका ईथर ग्रुप है और ऊपर आपका एसिडिक ग्रुप है। सबसे पहला जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है वो यहाँ पर OH ग्रुप का लॉस हो रहा है और वह हमें 135 के अराउंड पीक मिल रही है। फिर बच्चों यहाँ से CO ग्रुप का लॉस होता है और हमें 107 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। तो यदि हम एरोमेटिक एसिड्स की बात करें तो उनका फ्रेगमेंटेशन पैटर्न में हमें पहले OH का लॉस करना पड़ेगा, फिर हमें कहाँ पर पीक मिल रही है, फिर उसके बाद में CO ग्रुप निकलेगा, उसके बाद जो हमें पीक मिल रही है हम दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे। अब बच्चों बात आती है एस्टर की। एस्टर आपको पता है एसिड का डेरिवेटिव है। तो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि यदि हम मॉलिक्यूलर आयन पीक की बात करें तो इसकी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है बहुत ज़्यादा वीक होती है। द फ्रेगमेंट्स आयन ड्यू टू अल्फ़ा क्लीवेज इज़ यूजुअली ऑब्जर्व, यानी कि यदि अल्फ़ा क्लीवेज होता है तो जो भी हमारा फ्रेगमेंट बना है वो ऑब्जर्व होता है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे अल्फ़ा क्लीवेज हो रहा है और ये हमें ग्रुप मिला है। किसकी अराउंड पीक मिल रही है, हमें 59 के अराउंड पीक मिल रही है। इन मिथाइल एस्टर, अब बात ध्यान से देखिए, मिथाइल एस्टर पीक ड्यू टू, अब पीक हमें यहाँ पे किस किस चीज़ के लिए मिलेगी, एक पीक मिलेगी बच्चों हमें 31 के अराउंड मिल रही है पीक, एक हमें 43 के अराउंड पीक मिल रही है, एक हमें CH3CO के अराउंड पीक देखने को मिल रही है 59 के अराउंड। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम मिथाइल एस्टर की बात करेंगे तो ये पीक हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब लास्ट पॉइंट है मिथाइल एस्टर नॉट सब्स्टिट्यूटेड एट द अल्फ़ा कार्बन, तो उस समय हमें मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट भी देखने को मिलेगा। बच्चों मैंने पहले भी कहा है जहाँ पर भी 3 कार्बन से ऊपर यदि मिल जाता है तो वहाँ पे मैक-लेफर्टी यानी कि गामा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, वहाँ हमें मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो बच्चों अब यहाँ देखिए, अभी हमने एसिड की बात करी थी तो 60 के अराउंड हमें बेस पीक देखने को मिल रही थी, वही यहाँ पर हमें 74 के अराउंड, यदि लॉन्ग चेन है तो 74 के अराउंड हमें बेस पीक देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है ब्यूटाइल एसीटेट का। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि OCH3 ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है ना, ऑक्सीजन से CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि आपका जो CH3 है वो कार्बन से कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन से यहाँ पे CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का अब आप देखिए, आपको लगेगा कि ये तो सिमिलर है, मगर सिमिलर नहीं है, ये चेंज है। इसमें चेंज क्या है कि आपका जो CH3 है अब ऑक्सीजन से न जुड़ के कार्बोनिल ग्रुप जो है उसका उससे जुड़ा हुआ है। तो आप ब्यूटाइल एसीटेट का फ्रेगमेंटेशन देखते हैं तो हमें यहाँ पर बेस पीक जो देखने को मिलती है, ये मैक-लेफर्टी रीअरेंजमेंट हो रहा है एक तरह से बच्चों, उसी तरह का एक पैटर्न है। आप यहाँ देखिए अल्फ़ा बीटा गामा, ये गामा आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर गया और ये एसिड निकल गया यहाँ पर
ठीक है, एसिटिक एसिड है ये। और 56 के अराउंड आपको बेस पीक मिल रही है रेडिकल कैटायन की। बच्चों ये लोअर मास यूनिट की है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब ब्यूटाइल एसीटेट में बच्चों फर्स्ट हमने फ्रेगमेंटेशन देखा है, 61 के अराउंड हमें एक और पीक देखने को मिल सकती है। अब बच्चों मैंने उस वक्त भी कहा था आपसे कि डिपेंड करेगा कि रेडिकल कैटायन कौन सा बना है। जो हमारा कैटायन है, मतलब कि जो हमारा कार्ब कैटायन है वो कहाँ गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि जो हमारा जो मास डिटेक्शन होगा वो कहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट होता है। फर्स्ट रीअरेंजमेंट में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए आप। अपन ने पूरा प्रोसेस देखा, प्लस फर्स्ट आपको यहाँ से H आपका इस OH के पास चला गया, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम को आप देखिए, इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, यहाँ पर OH चला गया। अब बच्चों यहाँ पर जो आपकी चेन जुड़ी हुई है, इसका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और हमें 61 के अराउंड एक पीक देखने को मिलती है। यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली आपको चेंज मिल रहा है फ्रेगमेंटेशन पैटर्न में। लॉन्ग चेन होने के साथ में क्या हो गया, चूंकि एस्टर में जो ऑक्सीजन था वो लॉन्ग चेन से जुड़ा हुआ था। यदि यहाँ पे CH3 से जुड़ा होता तो बच्चों ये स्ट्रक्चर नहीं होता। ये स्ट्रक्चर किस कंडीशन में आया है, जबकि एक लॉन्ग चेन से ऑक्सीजन से लॉन्ग चेन जुड़ी हुई है। तो हमें 61 के अराउंड एक पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों यहाँ पर अपन सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं इथाइल ब्यूटेनॉइड का। अब इथाइल ब्यूटेनॉइड में आप ये देखिए कि यहाँ इस कार्बन एटम पर आपका इस कार्बन एटम पे एक लॉन्ग चेन है, मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट यहाँ पर हो गया। अब 116 में आप ये देखिए इथिलीन का CH2 का लॉस हो गया, यहाँ से निकला और आपको यहाँ पे 88 के अराउंड एक पीक देखने को मिल रही है, जो वापस से रीअरेंज होकर 60 के अराउंड आपको एक पीक और देखने को मिलती है। और वापस से सेकेंड मॉलिक्यूल जो CH2 वहाँ उसका लॉस हो जाता है, इस वाले मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पर बच्चों अपन बात करेंगे, फर्स्ट फ्रेगमेंट हमारा कहाँ हो रहा है, यहाँ पर CH3CO ग्रुप। तो हमें 43 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। और यदि फ्रेगमेंटेशन आपका यहाँ से यहाँ होता है तो हमें 73 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है। और मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट बच्चों मैंने कहा था बेस पीक होती है, जो आपको 56 के अराउंड देखने को मिल रही है। अब यदि हम साइक्लिक एस्टर्स की बात करें तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है इथाइल बेंजोएट का। तो आप यहाँ पर देखिए इथाइल बेंजोएट में क्या हुआ है, सबसे पहले CH3 CH2O का लॉस हुआ है और हमें 105 पे 100 अबेंडमेंट्स। बच्चों मैंने पहले भी कहा था, आपने जब एरोमेटिक एसिड्स की बात करी थी तो मॉलिक्यूलर आयन पीक जो होती है इनकी बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। तो देखिए इसकी 100% अबेंडमेंट्स मिल रही है, यानी कि हमारी बेस पीक है। उसके बाद में CO का लॉस हो रहा है, जैसा अपन ने एसिड में भी देखा था बच्चों। अब यहाँ पे समझिए COOH ग्रुप है, यहाँ पर पहले OH का लॉस हुआ तो H की जगह बच्चों ये सपोज करो अपन इस ग्रुप को, ये जो आपका सिंपल सा CH2 ग्रुप है इसको R मान लें। RO ग्रुप का लॉस हुआ, अब ये R कुछ भी हो सकता था, ये H भी हो सकता था और आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता था। तो फर्स्ट आपका लॉस हो गया, मतलब पैटर्न आपका वही है। उसके बाद में CO का लॉस होता है, हमको 77 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों चूँकि ये एस्टर है, यदि ऑक्सीजन से जुड़ने वाली लॉन्ग चेन हो जाती है, 2 कार्बन एटम और बन गए, तो वहाँ पर हमें मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो जो फर्स्ट पीक हमको मिलती है 122 के अराउंड मिलती है। और बच्चों यहाँ पे इथिलीन का लॉस हुआ है, मे बी पॉसिबल यदि कोई भी लंबी श्रृंखला होती तो वो कुछ भी हो सकता था, मगर जो एग्जांपल लिया है उसमें हम यही बोलेंगे कि यहाँ पे मैकलिफर्टी रीएजेंट में अभी यहाँ पे इथिलीन ग्रुप का लॉस हुआ है। अब बच्चों यदि हम अमाइड की बात करें तो अमाइड की जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है, तो जो चेन है मोनोमाइड की इज़ यूजुअली डिस्क्लियरेबल, ठीक है। द मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट पीक जो है अमाइड में यूजुअली वो हमारी बेस पीक होती है। बच्चों अभी अपन जितने भी देख रहे हैं, जैसे अपन ने एसिड में भी बात करी थी, तो मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट की वजह से
जो पीक मिल रही थी वो हमारी बेस पीक हो रही थी। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि अमाइड में जो मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट यदि होता है तो वहाँ पर जो हमारी बेस पीक होगी वो वही होगी। तो जो मॉलिकुलर जो अपीयर 59 प्राइमरी अमाइड गिव अ स्ट्रॉन्ग पीक एट 44, यानी कि जो आपके प्राइमरी अमाइड्स जितने भी हैं वो आपको 44 के अराउंड आपको एक बहुत इंटेंस पीक देते हैं। वो आपको NH2CO ग्रुप की वजह से देते हैं, आपका जो अमाइड ग्रुप है उसकी वजह से आपको देखने को मिलती है। अब यदि हम फ्रेगमेंटेशन पैटर्न देखें तो हमें 86 के अराउंड भी एक पीक देखने को मिलती है बच्चों। यदि गामा डेल कार्बन, अब आप यहाँ पर देखिए सिंपल से स्ट्रक्चर से इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर आपका ये R ग्रुप है, ये R आपका कुछ भी हो सकता है बच्चों, H भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि फ्री रेडिकल कैटायन बना हुआ है और ये इसके साथ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होकर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से हमें 86 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। अब आगे ये है कि व्हेन द अल्काइल ग्रुप ऑफ CH2 आर लॉन्गर, यानी कि यदि जो N से जुड़ा हुआ जो अल्काइल ग्रुप है यदि वो श्रृंखला बड़ी है, द एसाइल मोइटी इज शॉर्टर देन C3, तो हमारी जो एसाइल यूनिट जो होगी वो छोटी हो जाएगी। तो दूसरा इसमें क्लीवेज को हम प्रेफर करेंगे। दिस इज द क्लीवेज ऑफ द N अल्काइल ग्रुप बीटा टू द नाइट्रोजन एटम, यानी कि उस कंडीशन में जो हमारा अल्काइल ग्रुप है उसकी जो बीटा नाइट्रोजन की जो बीटा पोजीशन पे होगा वहाँ से हम उसका क्लीवेज करते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए बच्चों कि अभी अपन ने बात करी थी, तो ये लॉन्ग चेन दी हुई है, इसमें ये आपका अमाइड है, इसमें NH की जगह आपका कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ गया है। तो यहाँ क्या हो रहा है, R ग्रुप निकलेगा और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है और 30 के अराउंड आपको पीक देखने को मिलती है, और वो पीक मिलती है आपको NH2CH2 की वजह से। आप पूरा देखिए, यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब क्या होगा, यहाँ से क्लीवेज होगा, यहाँ के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन में से ये इधर शिफ्ट हुए और यहाँ से आपका एक प्रोटॉन निकल के यहाँ चला गया। तो आप यहाँ देखिए कि आपका लॉस हुआ है RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ग्रुप का, और हमें 30 के अराउंड एक पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों यदि हम एरोमेटिक अमाइड्स की बात करें बच्चों, वही पैटर्न है, पहले NH2 ग्रुप निकल रहा है, वही OH वाले में मैंने आपको समझाया एस्टर वाले में कि R का लॉस हो रहा है, OR का लॉस हो रहा है। R में NH2 भी हो सकता है, OR R भी हो सकता है और H भी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिए NH2 का लॉस हो रहा है, हमें 105 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है, और उसके बाद में बच्चों देखो CO का लॉस होता है तो हमें 77 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। और वहीं यदि पूरा CONH2 ग्रुप यदि निकलता है, यानी कि लॉस यदि C6H5 का होता है और चार्ज हमारा CONH2 पर आता है, तो 44 के अराउंड भी हमें पीक देखने को मिलती है। अब बच्चों मैंने आपको जितने भी फ्रेगमेंटेशन बताए हैं एसिड डेरिवेटिव्स के, तो उनको आसान तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स मैं आपको समझा रही हूँ आप उनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपको जो R ग्रुप की बात बताई है वहाँ पर देख लीजिए, यहाँ G लिखा हुआ है। अब G यहाँ पर आप देखिए, यहाँ OH आ गया, आपका OMe आ गया, OET आ गया, NH2 आ गया, यानी कि हम तीनों ग्रुप की बात कर रहे हैं। मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा, इथाइल ग्रुप जुड़ा, एस्टर में कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है। तो हमें देखिए यदि OH ग्रुप है तो 60 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। बच्चों इस स्ट्रक्चर की बात करें जो हमारी बेस पीक थी, जबकि हमारा मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट हो रहा है तब, और यदि OH यदि हमारा मिथाइल ग्रुप है तो 74 के अराउंड, इथाइल है तो हमारा 88 के अराउंड, और यदि अमाइड ग्रुप है तो 59 के अराउंड हमें बेस पीक देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बच्चों ब्यूटेनोइक एसिड का यहाँ पर एग्जांपल दिया है और इसको समझाया है कि 60 के अराउंड हमें पीक कैसे देखने को मिल रही है। इसी तरह से पूरा रीअरेंजमेंट आपको मिथाइल ब्यूटेनोइट में देख के समझाया है कि आपको जो 74 पीक बताई गई है वह किस वजह से आपको देखने को मिल रही है। इसी तरह से बच्चों नीचे आप देखिए कि यहाँ पर यदि NH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो 59 के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। इसी तरह से मैक्लिफर्टी रीअरेंजमेंट होता है तो भी हमें किस तरह से RCO एसिड ग्रुप का लॉस होता है और हमें एक नई पीक देखने को मिलती है। तो बच्चों ये वही चीज़ें थी जो पहले अपन ने पढ़ी है, मगर यहाँ पर इसको समराइज़ करके इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आपने इतने सारे फ्रेगमेंटेशन में आप कंफ्यूज नहीं हो। हमारा जो फ्रेगमेंटेशन का पैटर्न है एसिड डेरिवेटिव का वो सिमिलर है,
यहाँ हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बोनिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन के साथ जो CO ग्रुप OH कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो OH भी हो सकता है, वो आपका एस्टर भी हो सकता है, वो आपका अमाइड भी हो सकता है। अब वही चीज़ है बच्चों कि फ्रेगमेंटेशन पैटर्न यदि हम देखें अमाइड्स के अंदर, अब अमाइड्स के यहाँ पे मैंने ब्यूटेनोइक एसिड और अमाइड के अंदर डिफरेंस दिखा रहे हैं बच्चों। यहाँ आपको 45 के अराउंड आपको एक पीक मिल रही है, एक 44 के अराउंड पीक मिल रही है। इस स्पेसिफिक बहुत स्लाइटली डिफरेंस है बच्चों इसमें। आप देखिए ब्यूटेनोइक में भी यदि अल्फ़ा क्लीवेज होता है तो हमें 45 के अराउंड पीक मिल रही है, वो एसिड ग्रुप की वजह से देखने को मिल रही है, एसिडिक ग्रुप की वजह से जो कैटायन बनाया हमारा। वहीं यहाँ पर यदि अल्फ़ा क्लीवेज होता है तो हमें 44 के अराउंड पीक देखने को मिलती है अल्फ़ा क्लीवेज से। अब बच्चों यहाँ पर हम सिंपल मिथाइल ब्यूटेनोइड का एग्जाम्पल लेंगे बच्चों। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन से CH3 ग्रुप जुड़ा है, वहाँ जब मैंने डिस्कस किया था तब C2 ये वाला जो ग्रुप था बच्चों आपका, ये उससे जुड़ा हुआ था आपके इस कार्बन से। अब यहाँ पर ये देखिए आप पूरा स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहली जो पीक मिल रही है वो 71 के अराउंड पीक देखने को मिल रही है, वो 71 के अराउंड पीक आपकी यहाँ पर है। इसी तरह से बच्चों 59 के अराउंड आपको पीक देखने को मिल रही है, 59 के अराउंड पीक ये रही है। और आपकी जो 43 के अराउंड जो पीक देखने को मिल रही है वो आपकी बेस पीक है। बच्चों मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट की बात करें तो यदि 4 मेंबर रिंग होगी तो बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन यदि 3 मेंबर रिंग है तो उसमें पॉसिबिलिटी होती तो है मगर कम हो जाती है। तो वहाँ पे यदि हम बेस पिक की बात करेंगे तो हमें 43 के अराउंड ही हमें हमारी बेस पिक देखने को मिलती है। अब बच्चों बात करते हैं हम ईथर्स की। एलिफेटिक ईथर शो मॉलिक्यूलर आयन पीक ऑलमोस्ट ऑफ नेग्लिजिबल, यानी कि हमें पीक ऑब्जर्व ही नहीं होती है। और ईथर के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग पीक देखने को मिलती है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमें 31, 45 और 59 के अप्रॉक्स इंटेंस पीक देखने को मिलती है, जो आपको ROCH2 के फ्रेगमेंटेशन जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगमेंटेशन है उसकी वजह से हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ सिंपल सा बच्चों अपन ने एग्जाम्पल लिया है, डाइथाइल ईथर लिया है हमने यहाँ पर। तो डाइथाइल ईथर में आप ये देखिए कि पहले वही इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट के बाद में हमें पहली मॉलिक्यूलर आयन पीक जो मिली है वो 59 के अराउंड मिली है। तो अब उसमें 31 और जो 45 की जो पीक मिल रही है किन फ्रेगमेंट्स की वजह से मिल रही है? CH2OH। किसकी वजह से? CH2OH, यानी कि इस ग्रुप की वजह से। और सेकंड पीक 45 के अराउंड जो हमें मिल रही है वो हमें यहाँ से फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, इसकी वजह से मिल रही है। अब बच्चों यहाँ पर हम आइसोप्रोपाइल एन पेंटाइल ईथर की बात करेंगे। यदि हमारा जो ईथर है यदि वो ब्रांच्ड हुआ तो क्या होगा? शाखित में हमें जो पीक मिलेगी और उसका जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न होगा वो अलग हो जाएगा, क्योंकि बच्चों अब यहाँ पर देखिए कि सेकेंडरी कार्बेटाइन भी बनेगा। बहुत सारी पीक आप पूरे स्ट्रक्चर में मिल रही है कि मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है आपकी 130 के अराउंड है। आपको जो बेस पीक मिल रही है वो कार्बेटाइन की मिल रही है 43 के अराउंड। अब आप ये देखिए पहली पीक 71 के अराउंड आपको जो पीक मिल रही है वो कहाँ के फ्रेगमेंटेशन की वजह से मिल रही है आपको? CH3, CH2, CH3, CH2, 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 यानी यहाँ से फ्रेगमेंटेशन हो। बच्चों मैंने कहा था आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन में रीअरेंज हो जाता है। बच्चों यहाँ मुझे बुक में गड़बड़ लग रही है, सॉरी। यहाँ बच्चों किताब में मिसप्रिंट है, आप इसको ध्यान दीजिए। ये देखिए मैं आपको समझा रही हूँ तभी मुझे ये चीज़ समझ में आई है। यहाँ पर CH ग्रुप है मगर एक जगह आपका ऑक्सीजन है। आप यहाँ पे इस पैटर्न को समझिए, CH और आपका ये ऑक्सीजन है। CH ये ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप निकला एक में। तो अब यहाँ पे CH3, CH3, CHO, CH2, तो यहाँ पर ये आपका ऑक्सीजन है, इसको क्लियर करिएगा।
और सबसे पहले बच्चों यहाँ से इसका लॉस होगा, इसके बाद हमें 73 के अराउंड ये पीक देखने को बच्चों ये करेक्शन ज़रूर करिएगा, ये जो आपका है वो ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर ये देखिए ये लॉन्ग चेन है, 115 के अराउंड पीक मिल रही है, इसमें यहाँ से क्लीवेज होगा और हमें 45 के अराउंड पीक देखने को मिलती है। इसको बच्चों ज़रूर करेक्ट करिएगा आप। अब हमें जो यदि हम इसका स्पेक्ट्रा देखें तो हमें 130 के अराउंड भी पीक देखने को मिल रही है, 115 के अराउंड, 70, 43 के अराउंड हमें बेस पीक देखने को मिल रही है, जो सेकेंडरी कार्पेटाइन की वजह से हमें पीक मिलती है। अब बच्चों हम यदि एराइल ईथर्स की बात करें, यदि हम साइक्लिक की बात करें तो जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है वो आपको आसानी से दिख जाएगी, और इसमें आप फ्रेगमेंटेशन देखिए, वही CH3 ग्रुप पहले निकला, फिर CO का लॉस हुआ और 65 के अराउंड आपको एक पीक देखने को मिलेगी। सेकंड जो इसका पैटर्न दिया है आपका फ्रेगमेंटेशन का, आप उसमें देखिए कि H का लॉस होता है, H, और 78 के अराउंड आपको पीक देखने को मिलती है, H यहाँ चला जाएगा, और CH2O का लॉस हो रहा है, उसके बाद प्रोटॉन निकल जाता है, 77 के अराउंड आपको एक पीक और देखने को मिलती है। इसी तरह से यदि मैक-लिफर्टी रीअरेंजमेंट भी हुआ तो हमें 94 के अराउंड एक पीक देखने को मिलती है। तो बच्चों यहाँ हमने आज एसिड डेरिवेटिव और एसिड के बारे में प्लस ईथर के बारे में पढ़ा। अब कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और रह गए हैं आपके, मैंने मास स्पेक्ट्रा आपको बहुत सारा पढ़ा दिया है। लास्ट वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका पूरी तरह फिनिश हो जाएगा, और ऐसी आशा करती हूँ कि आपने सारे वीडियो बहुत अच्छे से देख के उन्हें समझने की कोशिश करी होगी। और इसके बाद में आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, कुछ स्पेक्ट्रास दिए जाएंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। धन्यवाद।